So, good afternoon, everybody. Please reply करें if you are able to see and if you can hear my voice so that we could start the lecture. आज जो लेक्चर है हम लाइव करने वाले हैं, तो रवि रुबेंद्रा ने ज्वाइन कर लिया है और जस्ट अ सेकेंड. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके, नीतू जादव हमारे सब्सक्राइबर हैं और मेंबर हैं, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है. सो वेलकम नीतू. बाकी लोग प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आवाज़ क्लियर आ रही है और आपको स्क्रीन भी शो हो रही है तो. सो 15 फरवरी के करंट अफेयर्स जो यूजुअली हम 7 बजे करते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया आज, इसे कवर करने वाले हैं. अलका सिंह ने ज्वाइन कर लिया है. गुड आफ्टरनून अलका. ठीक है, चलिए. ओके, बस आई होप बफरिंग नहीं होनी चाहिए. विल ट्राई टू कीप ऑल द लेक्चर्स लाइव ताकि आप लोगों से मेरी बात भी होती रहे. ओके, ईशा सैनी कह रहे हैं ऑडिबल हैं. चलिए गुड. नंदिता तिवारी ने ज्वाइन कर लिया है. शेखर भी आ चुके हैं. चलिए, 15 तारीख के करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं. बेसिकली 14 और 15 को कवर करेंगे. और आप जानते हैं वैसे यूजुअली संडे को ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं होते हैं, तो हमने उस दिन मैप का जो सेशन है वो रखा हुआ है जो कल हमारा मिस हो गया. नेवरदलेस विल कवर दैट टू. बट यहाँ पर जो हमारे अभी करंट अफेयर्स रह गए हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसको हम कवर करेंगे. दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच. आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि लेक्चर्स की टाइमिंग के बारे में, तो मैं बिकॉज अभी नंबर ऑफ क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो मैं आपको एक शेड्यूल बना के दे दूंगा कुछ इस तरीके से. जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बार बना के दिखाता हूँ कि मान लीजिए 7 बजे सुबह क्लास नेटमॉक पे होनी है और 12 बजे क्लास नेटमॉक पे होनी है, रात को 9 बजे क्लास नेटमॉक के सेकंड चैनल पे होनी है, 6 बजे क्लास टेक्स्ट बुक पे होनी है. कुछ इस तरीके से मैं आपको बना के दे दूंगा ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे. चलिए, देखिए इस तरीके से सेशन में आपको भी कहता हूँ हमेशा कि शेड्यूल अपना बना के रखें ताकि जो एक क्लैरिटी है माइंड के अंदर वो हमेशा रहनी चाहिए कि कितने बजे आपको क्या करना है. आज के एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले. मथुआ सेक्ट के बारे में जानेंगे. बीईपीएस, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, इसके ऊपर प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसके ऊपर पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के ऊपर, दोबारा से भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में था. यूएसटीआर काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं. देन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसके कंसर्निंग थी वो देखेंगे. कोर सेक्टर ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 को देखेंगे. विज्ञान ज्योति स्कीम, पीएम मुद्रा योजना, आईयूसीएन स्टेटस जो हम देखते हैं यूजुअली स्पीसीज का, मैप रिलेटेड क्वेश्चन एक हमारा रहता है, और डांस फॉर्म जो कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर का एरिया है, इसके बारे में भी हमारा डिस्कशन होगा. चलिए, किरण रवि ने ज्वाइन कर लिया है. गुड आफ्टरनून एवरीबडी. ओके, चलिए, आई होप आपको नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे. नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करिएगा. अदरवाइज एक फॉर्म जो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है रादर, वहाँ पे जाके उसे फिल कर लीजिएगा सो दैट आपको जो नोटिफिकेशन है वो एटलीस्ट अगर यूट्यूब सेंड नहीं करता है तो हम लोग आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकें. अभी नीतू जादव जो है हमारे एक मेंबर हैं, तो अभी ये वेरियस प्रोग्राम्स जो है, मेंबरशिप के प्रोग्राम्स जो हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं. जो भी आपको इसमें सही लगता है, इसके लिए आपको बस जो ज्वाइन बटन है इसको प्रेस करना है और उसके बाद जो वीडियो मैंने बनाया वो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा. उसको देखने से पहले मत कुछ भी सब्सक्राइब करिएगा, एनरोल मत करिएगा, बिकॉज वीडियो में ही आपको पता चलेगा. जो यहाँ पे ज्वाइन बटन को प्रेस करेंगे एक वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर सूटेबल बैठते हैं. उसके बाद ही कोई भी एनरोलमेंट करना करिएगा, उससे पहले बिल्कुल मत करिएगा. चलिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कहने पे ये जो रिवीजन वीडियोस हैं स्टार्ट कर दिए गए हैं. लेट्स स्टार्ट विद अ कोटेशन. ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ. नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस थिंग, कि मैं टाइमिंग को क्यों कह रहा हूँ. देखिए, मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली. आई डिड नॉट गेट द सक्सेस. आई फेल्ड इन दैट अटैम्प्ट एंड द रीजन वाज माई प्रिपरेशन वॉज नॉट कंप्लीट, बिकॉज मुझे गाइडेंस ही नहीं मिला था. और गाइडेंस नहीं मिला था तो मेरी पूरी की पूरी प्रिपरेशन होच पोच थी. बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा पड़ी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें कम पड़ी हुई थी. तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे इसी वजह से सफलता नहीं मिल पाई थी. सेकेंड अटैम्प्ट में हाउएवर मेरी जो प्रिपरेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, फिर भी अटैम्प्ट नहीं क्लियर हो पाया. सिर्फ 1.5 मार्क्स से रह गया था मेरा वो जो पर्टिकुलर अटैम्प्ट था. थर्ड अटैम्प्ट जिसमें मेरी प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा. उस टाइम पर अटैम्प्ट क्रैक हो गया. उस टाइम पे जो यूपीएससी का एग्जाम था जिसमें मुझे सबसे कम उम्मीद थी, उस वक्त उस पर्टिकुलर अटैम्प्ट के अंदर एग्जाम क्रैक हुआ. सो ऑल आई एम सेइंग कि बहुत सारी चीज़ें आपके खुद के हाथ में नहीं होती, बस आपको अपना बेस्ट देना होता है. जब आपने एक बार अपना बेस्ट दे दिया ना, नाउ टाइमिंग जो है वो आपकी आपका वो इनविजिबल फोर्स है, यूनिवर्स है, गॉड, जिस चीज़ में भी आप बिलीव करते हो वो उसको पता है. ठीक है, सो योर जॉब इज टू गिव योर 100% और उसके बाद भूल जाओ. कई बार ऐसा भी होगा कि 100% देने के बाद भी एग्जाम नहीं क्रैक होगा, और कई बार आप 100% देते हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने उतना अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया, फिर भी एग्जाम हो जाता है. तो बहुत सारी चीज़ें आपके खुद के हाथ में नहीं होती है. योर जॉब इज टू जस्ट डू द हार्ड वर्क. वो सिर्फ आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. एक बार अपने
अपना बेस्ट दे दिया ना, उसके बाद रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। ऐसा बहुत बार देखा गया, मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है, इवन अपने बैचमेट्स के केसेस में भी देखा है कि जब प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, जब लग रहा था कि शायद एग्जाम ना हो, उस साल एग्जाम हो गया, और जब लगता था कि भाई इस साल तो हो ही जाएगा, उस पर प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कितना टारगेट आप सेट करके चल रहे हैं, सो दैट वी कुड मूव ऑन विद द लेक्चर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से अपना टारगेट सेट करके मुझे बताएं। विनय तिवारी ने ज्वाइन कर लिया है, आशुतोष ने ज्वाइन कर लिया, गुड आशुतोष। ओके ओके, आफ्टर फ्यू डेज मैंने आपको बताया था वीकेंड पे मैं हमारा जो स्टूडियो सेटअप हो रहा है उसके लिए गया हुआ था, और आदि महोत्सव के लिए भी गया था, जैसे कि मैंने आपको ग्रुप के ऊपर बताया था। दैट्स वाई आई कुड नॉट टेक द क्लासेस इन द वीकेंड। चलिए, गगनदीप शर्मा ने ज्वाइन कर लिया है। ओके गगनदीप, टेलीग्राम चैनल के लिए आप नेटमोक सर्च कर लीजिएगा, दे आर 3-4 चैनल्स अलग अलग बनाए हुए हैं, जैसे कि मेंस के लिए अलग है, इंटरव्यू के लिए अलग है। राजेंद्र ने 8 का टारगेट सेट किया है, शान मोहम्मद ने भी 8 का टारगेट सेट किया है, विनय तिवारी ने 8 का टारगेट, सभी लोग 8 का सेट करें। क्या हुआ आज? अंशुल ने भी 8 का टारगेट सेट किया। देखिए 6 क्वेश्चंस तो आपको करेक्ट करने ही करने, टू बी इन द सेफ जोन, तो कट ऑफ जो रखी गई है वो 6 की रखी गई है, ठीक है। ये जो आपका पहला जोन है जिसमें आपका टारगेट होना चाहिए, मतलब अगर आज नहीं रख पा रहे हैं यहाँ पे कोई बात नहीं, ग्रेजुअली आप यहाँ तक जरूर आइएगा। तो 8 to 10 एमसीक्यूज आपका एक्सेलेंट ब्रैकेट में, आपको इवेंचुअली तो यहाँ तक पहुंचना ही पहुंचना है, ध्यान रखिएगा। और अगर नीचे के जो ब्रैकेट में आता है ये आपका डेंजर जोन कहलाता है, मतलब अगर आपका 0 to 5 का स्कोर है वो आप डेंजर जोन में, आपको धीरे धीरे इंप्रूव करके सेफ जोन के अंदर आना है। संजीव ज्वाइन कर चुके, यूजुअली टॉपर रहते हैं, 8 का स्कोर सेट किया है, विमल ने भी 8 का, गौरव ने 9 का स्कोर सेट किया है, गुड, शेखर ने 6 का स्कोर सेट किया है। चलिए चलिए, रवि ने 9 का स्कोर सेट कर दिया है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, सो रेडी रहिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करूंगा एंड देन आई विल सी एंड आई विल चेक योर आंसर्स कि किस किस ने करेक्ट आंसर किया है। अभी रिसेंटली मथुआ सेक्ट जो है ये न्यूज़ में थी, हमारे होम मिनिस्टर भी इसको लेकर न्यूज़ में थे। आपको बताना है मातुआ सेक्ट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है। पहली स्टेटमेंट कहती है द मातुआ सेक्ट इज पॉलीथिस्ट, दे फॉलो वैदिक रिचुअल्स। जो मातुआ सेक्ट है वैदिक रिचुअल को फॉलो करते हैं और पॉलीथिज्म में बिलीव करते हैं। हरिचंद्र ठाकुर फ्रॉम द मातुआ सेक्ट ऑफ हिंदू, तो यहाँ पे फाउंडर का नाम दिया हुआ है हरिचंद ठाकुर, करेक्ट हो सकता है। मातुआ महासंघ इज अ रिलीजियस रेफॉर्मेशन मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड अराउंड 1860 AD, टाइम पीरियड दिया हुआ है कि एक महासंघ है और कब इसको रिफॉर्म किया गया था, कब इसको बनाया गया था। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें, देन आई विल टॉक अबाउट कि ये द हिंदू में मेंशन किया गया था, किस रीजन की वजह से किया गया था। आप आंसर करें मीनवेल इसका। चलिए आंसर आने शुरू हो गए, और यहाँ पे एनके राजपूत ने करेक्ट आंसर भी कर दिया, पुष्पेंद्र प्रजापति ने भी करेक्ट आंसर किया है। द हिंदू के अंदर CAA को लेकर ये न्यूज में था, और CAA विल बी इंप्लीमेंटेड एंड मातुआस विल गेट द सिटीजनशिप। तो यहाँ पे जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, उनकी भी स्टेटमेंट आई थी कि मातुआ को सिटीजनशिप दी जाएगी। मातुआ लोग जो हैं दे फॉलो द वैदिक रिचुअल्स, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हाइम्स को सिंग करते हैं, उनका प्रेयर्स करने का स्टाइल एक अलग है, मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, काफी शांतिपूर्ण सेक्ट है ये, लेकिन दे बिलीव इन मोनोथिज्म, मोनोथिस्ट होते हैं, पॉलिथिस्ट नहीं है, हालांकि वैदिक रिचुअल्स को वो फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस फाउंडर का नाम हरिचंद ठाकुर जो है वो करेक्ट दिया गया है यहाँ पर, और जो फाउंडर, इसको फाउंड किया गया था 1860 AD में, रिलीजियस रेफॉर्मेशन मूवमेंट के तौर पे इसे ओरिजिन किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मोनोथिस्ट है, वैदिक रिचुअल्स में बिलीव करते हैं, और अभी CAA के अंदर भी इनको लिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। दिस वाज द इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपकी द हिंदू के अंदर आई गई थी, ठीक है। मातुआ एक लोकल हिंदू रिलीजियस सेक्ट है जिसको कि हरिचंद ठाकुर गोपालगंज के उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। मातुआ दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए तभी मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि ये 3 स्टेटमेंट्स ही एग्जाम के अंदर आएगी, मेरी एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और वहां से नोट्स भी बनाए। पूछा जा सकता है कि जो मातुआ लोग हैं ये पॉलिथिज्म में बिलीव करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट देयर इज ए कास्ट हायरार्की इन मातुआ, बट दैट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि एक स्टेटमेंट ऐसे बन के आ सकती है कि दे बिलीव इन कास्ट हायरार्की, बट मैंने अभी आपको बताया कि कास्ट, क्रीड, इस बेसिस पे वो यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं करते, कास्ट हो, क्रीड हो, क्लास हो, यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता, ठीक है। दे बिलीव दैट एवरीवन इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, उनका मानना यह है कि हर व्यक्ति जो है वो भगवान का ही बच्चा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लव इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड गॉड, ये भी उनकी फिलॉसफी है, ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। चलिए, तो यहाँ पे किस किस का आंसर करेक्ट है? विमल का आंसर करेक्ट हो जाता है, राजेंद्र का आंसर करेक्ट है, शान मोहम्मद का आंसर करेक्ट है। चलिए गुड, आई होप आपने काफी सारे यहाँ पे आंसर्स करेक्ट करे। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग?
ओके, यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? एन के राजपूत ने लिख के दिया है, ओके, गौरव ने भी लिख के दिया है। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो बीईपीएस को लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पे करेक्ट को सबसे पहले आप सर्कल में डालें। इट रेफर्स टू टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइज दैट एक्सप्लॉइट गैप्स एंड मिसमैच इन टैक्स रूल्स टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो देखते हैं किसी भी देश के अंदर क्या क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से वो टैक्स को बचा सकती हैं। अंडर द 15 एक्शन पॉइंट्स, एक्शन पॉइंट 1 वाज टू लुक एट द टैक्स चैलेंजेस ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। पहला पॉइंट जो है वो डिजिटल इकोनॉमी के टैक्स प्लानिंग से रिलेट करता है, ये भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है इट इज लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो पूरा बीईपीएस है ये आईएमएफ के द्वारा लॉन्च किया गया। सोचिए इसके बारे में, बीईपीएस के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द हिंदू में न्यूज मेंशन करी हुई थी। इन एन आर्टिकल जो एक राइटर थे उन्होंने लिखा था यूएसटीआर के बारे में। यूएसटीआर को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एरिया है। यूएसटीआर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसने फाउंड किया, इस यूएसटीआर के द्वारा पाया गया कि इंडिया का डिजिटल सर्विस टैक्स डीएसटी, डिजिटल सर्विस टैक्स जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। काफी बड़ा इल्जाम लगाया गया, ध्यान रखिए इस चीज के। तो यूएसटीआर के द्वारा ये इल्जाम लगाया गया है, क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है यूएसटीआर को लेकर भी, डीएसटी को लेकर भी। हालांकि वो सभी चीजें हम यहां पर कवर करने वाले हैं। बीईपीएस को लेकर जो मैं आपके आंसर्स देख रहा हूं, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या ये टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। यस, देखिए एमएनसीज हमारे देश में आती हैं, हमारी एमएनसीज दूसरे देश में जाती हैं, तो कोशिश करी जाती है कि किस तरीके से उस कंट्री के टैक्स स्ट्रक्चर को, जो उसमें कमियां होती हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए ताकि कम से कम टैक्स हमें देना पड़े। आपने काफी सारी चीजें यहाँ पे देखी होंगी, वोडाफोन का हमारे सामने केस आया था, इसके अलावा केन का हमारे पास केस आया था। ये इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें इस चीज को एक्सप्लॉइट किया गया। बिल्कुल ठीक है, यहां पे आके प्रॉफिट तो कमा लेते हैं, लेकिन जब टैक्स पे करने की बारी आती है तो वो पे नहीं करते। 15 एक्शन पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाने वाला हूं, जिसमें पहला जो पॉइंट है बिल्कुल सही दिया है, वो टैक्स चैलेंजेस ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी को लेकर है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसे आईएमएफ के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था, क्या मुझे कोई बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर? तो गौरव साहा का आंसर मुझे पहले ही करेक्ट दिख रहा है। अमित जायसवाल ने 301 रिपोर्ट के बारे में मेंशन किया। काफी डीप अंडरस्टैंडिंग जिनको होती है वही इस चीज के बारे में बता सकते हैं कि जैसे यूएसटीआर के बारे में सुना, उन्होंने 301 रिपोर्ट के बारे में मेंशन कर दिया। जैसे ही यहां पे उनको पता चला कि इट इज आईएमएफ, उनको पता है कि आईएमएफ इज नॉट द करेक्ट आंसर, तो गौरव ने ओईसीडी लिख के दिया। तो प्लीज करेक्ट आंसर को जरूर लिखिएगा। गुड आफ्टरनून सबा सबा, अवनीश ने ज्वाइन कर लिया, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बट ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। यहां पे बिल्कुल सही आंसर किया गया ओईसीडी, गौरव ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा बीईपीएस को लॉन्च किया गया था, सो इट इज नॉट आईएमएफ। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। और मुझे यहाँ पे अमित जायसवाल का आंसर करेक्ट दिख रहा है, विनय तिवारी का आंसर करेक्ट दिख रहा है, देन मुझे अंशुल का आंसर, राजेंद्र का आंसर, एन के राजपूत का आंसर करेक्ट दिख रहा है, किरण प्रसाद का आंसर भी करेक्ट है, नीतू का आंसर भी करेक्ट हो जाता है। चलिए गुड। मैंने आपको 15 पॉइंट्स बताए थे, 15 के 15 आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें रटा लगाएं, बट कोशिश करें इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो कुछ आपको आइडिया लग जाएगा फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को, और साथ में ही वो पॉइंट्स जो कि न्यूज में रहते हैं वो ज्यादा जरूरी है। 15 के 15 नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि दीज आर नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी मैं आपको कहता हूं कि उसमें तो आप रट्टा मार लीजिए, वो तो आपसे पूछे जाएंगे और वो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे मेंस के आंसर लिखते हुए। लेकिन क्योंकि यहां पे एक्शन नंबर 1 न्यूज में था डिजिटल इकोनॉमी को लेकर, यूएसटीआर के अंदर जिक्र हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्शन नंबर 1 डिजिटल इकोनॉमी से रिलेट करता है। ठीक है, क्या पर्पस है वो भी बता दिया, ओईसीडी इससे जुड़ी हुई है वो भी मैंने आपको बता दिया। बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो कोशिश करती हैं कि गैप्स को, मिसमैच को, टैक्स रूल्स को एक्सप्लॉइट किया जाए। चलिए यहां पे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि यूएसटीआर को लेकर है। मैंने आपको बताया कि यूएसटीआर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। पूछा गया कि बताएं यूएसटीआर को लेकर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। यहां पे याद होगा आपको, अभी 301 के बारे में अमित जायसवाल ने पहले ही बात कर दी थी। सेक्शन 301 यूएस ट्रेड एक्ट गिव्स द यूएसटीआर ब्रॉड अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्ड टू अ फॉरेन कंट्रीज एक्शन विच मे बी अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी। तो सेक्शन 301 जो है यूएस ट्रेड एक्ट का, वो बेसिकली ऐसे कंट्रीज के, ऐसी फॉरेन कंट्रीज के अगेंस्ट में आवाज उठाता है जहां पे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया इज इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग नेशन अंडर द यूएसटीआर। यूएसटीआर के अंदर इंडिया जो है किस कैटेगरी के अंदर है? डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी के अंदर है। अकॉर्डिंग टू यूएसटीआर, डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस अडॉप्टेड बाय इंडिया डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यूएस कंपनीज एंड आर इनकंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल टैक्स प्रिंसिपल्स। अब ये बात क्या करी जा रही है? देखिए, ये कह रहे हैं कि जो इंडिया टैक्स प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है वो जो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे टैक्स के प्रिंसिपल्स जो हमने बना के रखे हैं उसके अगेंस्ट में जाता है, उससे इनकंसिस्टेंट है, इंडिया उसको फॉलो नहीं करता, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने, जल्दी से आंसर करें। यहां पर क्या आंसर हो सकता है? तो यहां पे मैं आपके आंसर पढ़ने से पहले द हिंदू की आपको न्यूज थोड़ा सा बता देता हूं। एक ये जो आर्टिकल है यूएसटीआर
के बारे में, आपका डीएसटी के बारे में दिया गया था और इसके अंदर ही पूरा जिक्र किया गया था। इंडिया पे इल्ज़ाम पहले भी ऐसे लगाए जा चुके हैं जिसमें कहा गया कि इंडिया जो है इस तरीके की प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। इवन अमेजोन भी इस चीज़ के बारे में आजकल बात कर रहा है कि हमारे अगेंस्ट में टैक्सेस जो है वो ज़्यादा लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए सेक्शन 301 क्या यही बात करता है? जी बिल्कुल यही बात करता है। ये बेसिकली यूएस ट्रेड एक्ट के अंदर है जो कि बताता है कौन कौन सी फॉरेन कंट्रीज, और यहाँ पे क्या करता है यूएस बेसिकली टारगेट करता है ऐसी कंट्रीज को जो यहाँ की यूएस की एमएनसीज को अच्छा एक बिहेवियर नहीं देते हैं, इनको टारगेट करते हैं, यूएस की कंपनीज पे ज्यादा टैक्स लगाते हैं। और यहां पे इन कंट्रीज के अंदर जो यूएस के अगेंस्ट में जाके ऐसा काम कर रहे हैं, इंडिया का नाम भी देखा गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। अभी हम थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, सेकंड को बाद में डिस्कस करेंगे। यूएसटीआर डिजिटल सर्विस टैक्स जो है जो इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है, क्या ये कहा गया है? देखिए पहली और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यूएस का कहना ही ये है कि जब पूरा इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर हमने बनाया है, टैक्स प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है, तो आप लोग क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? यही इल्जाम इंडिया के ऊपर लगाया गया है। दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले कुछ साल पहले की बात करी जाती थी तो इंडिया वाज इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग नेशन, बट यूएसटीआर ने इंडिया को इस लिस्ट से निकाल दिया। और देखिए जब भी कोई ऐसा चेंज होता है ना, तो यूपीएससी के कान खड़े हो जाते हैं कि ये एक बदलाव हुआ है। बच्चे पिछले 3-4 साल से यही पढ़ रहे होंगे कि जो यूएसटीआर के अंदर डेवलपिंग नेशन है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, और वहां पे वो गलती करेंगे। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि यूपीएससी पूरी कोशिश करेगा कि इस बदलाव के बारे में जो स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होगी वो इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे गलती ना करते हुए रिकॉग्नाइज करना है कि डेवलपिंग नेशन अब नहीं है, यूएसटीआर ने इस लिस्ट से इंडिया को निकाल दिया। तो जो भी बेनिफिट्स एज ए डेवलपिंग नेशन इंडिया को मिला करते थे वो अब नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट मी चेक द आंसर किस किस का करेक्ट है। जगदीश का आंसर मुझे करेक्ट दिख रहा है, दीपिका शर्मा का आंसर करेक्ट दिख रहा है मुझे, देन राजेंद्र का आंसर भी करेक्ट दिख रहा है मुझे। ओके राजेंद्र ने ए आंसर किया, ओके इट्स बी एक्चुअली। सिंपी का आंसर मुझे करेक्ट दिख रहा है, अवनीश का आंसर करेक्ट है। चलिए गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है कोर सेक्टर्स को लेकर। कोर सेक्टर का जिक्र पीआईबी के अंदर किया गया था, वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया। और वैसे भी कोर सेक्टर के ऊपर हमने पहले काफी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वेटेज के मामले में हायर टू लोअर ग्रेड किसका है, वेटेज किसका है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोर सेक्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में पहली स्टेटमेंट कहती है 8 कोर सेक्टर्स जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर है, उनका टोटल वेटेज जो है वो 40.27% ऑफ आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40.27% है। अप्रोक्सीमेट बेसिस पे लीजिएगा। सीमेंट सेक्टर जो है उसका वेटेज सबसे ज्यादा है इसके अंदर, और 8 कोर सेक्टर्स के नाम यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से दिए हैं। आप देखिए ऐसा ना हो कोई एक आधा आंसर इसमें से गलत हो या एक आधा नाम चेंज करके दिया हो। तो अगर आपको 8 के 8 नाम याद हैं तभी आप थर्ड स्टेटमेंट को मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा है। नाउ लेट मी चेक द आंसर्स, क्योंकि पीआईबी के अंदर ये न्यूज थी, नया डेटा निकाला गया था। नाउ आई विल सी कि किस किस का आंसर यहां पर करेक्ट हो जाता है। यहां पे मुझे संजीव का, रविंद्र का आंसर करेक्ट दिख रहा है, चलिए गुड। और यहां पे मुझे उसके बाद अमित जायसवाल का आंसर करेक्ट है, ओके गुड गुड। बाकी लोग, शकीला का आंसर करेक्ट हो जाता है, विमल का आंसर करेक्ट है, चलिए गुड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जो वेटेज दिया है 40.27% ऑफ आईआईपी, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 41% के आसपास का वेरी करता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा वेट जो होता है वो किसका होता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के बाद वेट किसका सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। थर्ड स्टील का, कोल का, देन क्रूड ऑयल का, देन आता है नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, हेंस सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बट यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स दिए हैं आपके, कोल इसके अंदर आता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके करेक्ट दिए गए हैं। आंसर विल बी बी, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजर का सबसे कम है, ये कहा है किसने, गौरव साहा ने। तो गौरव यस यू आर करेक्ट, फर्टिलाइजर का वेट सबसे कम है। दिस वाज द न्यूज इन द पीआईबी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 8 कोर सेक्टर्स, उनका वेटेज बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यू शुड नो बिकॉज दैट कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. This will not be asked in the mains examination. They will not ask this question in the इंटरव्यू. दे विल ओनली आस्क दिस क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये नॉलेज आपको होनी चाहिए. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि WSDS के बारे में. वैसे हमने इसके चीज के बारे में पहले भी क्वेश्चन करे हैं, बट यहाँ पे कुछ नई चीजें, कुछ नए आयामों को कवर किया जाएगा. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 के बारे में पूछा गया है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है. इट इज द 20th एडिशन ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी फ्लैगशिप इवेंट है ये.
और इसका 20वां एडिशन है, ध्यान रखिएगा। क्या टेरी की फुल फॉर्म यही है या फिर टाटा एनर्जी होता है, सोचिएगा इसके बारे में। द थीम ऑफ दिस इवेंट इज रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। ये थीम भी इसका यहाँ पे दिया हुआ है। द समिट विल ब्रिंग टुगेदर अ वाइड नंबर ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस लीडर्स, अकेडमिशियंस, देन साथ में दिया है क्लाइमेट साइंटिस्ट, यूथ एंड सिविल सोसाइटी, ताकि एक क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में फाइट करी जा सके। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ बनाई गई है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर करेंगे एक डिस्कशन। यूएन के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद ने एक इनॉग्रल सेशन जो था WSDS वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 को एड्रेस किया है, और यहाँ पे इंडिया ने जो एफर्ट्स किए क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे रोकने के लिए और क्लाइमेट चेंज के यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी एरिया के अंदर काम करने के लिए, उसको सराहा है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है और वैसे भी इंडिया को अप्रिशिएट किया गया है। दैट्स वाई क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। WSDS की जो समिट है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो इंडिया के एक्शंस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ लेट मी चेक द आंसर्स, किस किसने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है। तो मुझे अवनेश का आंसर करेक्ट दिख रहा है, प्रिया कुमारी ने करेक्ट आंसर दिया है, कीर्ति सिंह का आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए, डॉली कौशिक का आंसर करेक्ट है, डॉली कौशिक हमारे एक मेंबर भी हैं। विनय तिवारी करेक्ट आंसर। चलिए, सबा खान का आंसर करेक्ट है। चलिए गुड। यहाँ पे 20th एडिशन टेरी, टेरी क्या टाटा है? टाटा एनर्जी नहीं, देखिए मैंने आपको बताया था टाटा एनर्जी कभी हुआ करता था, नाउ इट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट फ्लैगशिप इवेंट 20वां ये एडिशन किया जा रहा है। अगर आपको याद हो मैंने आपको जगह भी बताई थी कहां पे किया जा रहा है, क्या कोई मुझे बता सकता है ये कहां पे इवेंट किया जा रहा है? थीम भी मैंने आपको बताया था, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। एट द सेम टाइम थर्ड स्टेटमेंट, द समिट विल ब्रिंग टुगेदर ऑल द एकेडमिशियंस, क्लाइमेट साइंटिस्ट, यूथ, सिविल सोसाइटी, ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंडिया को अप्रिशिएट किया गया है, हेंस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। चलिए, यहाँ पे मुझे किरण प्रसाद का आंसर भी करेक्ट दिख रहा है, रविंद्र मीना का आंसर करेक्ट है, रमन आर्या भी करेक्ट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज के बारे में। क्या इस सीरीज को 130 डेज में क्लियर किया जा सकता है, क्रैक किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है? तो यस, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द सीरीज इन 130 डेज, क्योंकि अभी आपके पास 130 डेज है। बट यस, 200 डेज में जो 3 घंटे के असाइनमेंट्स हैं उनको आप 130 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है, दिस इज फॉर द पीपल जिनको लगता है कि 130 डेज में अभी हमारी ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, या फिर जो पढ़ाई हो चुकी है उसका रिवीजन कैसे किया जाए। एक शेड्यूल्ड वे में आपको इसके अंदर मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट जो है वो दिया गया, इसके अंदर अननेसेसरी चीजें नहीं दी गई हैं, काफी रेलेवेंट मटेरियल इसके अंदर दिया गया है आपको, जिसमें वीडियो लेक्चर्स रहने वाले हैं, क्लास लेक्चर्स, MCQ लेक्चर्स। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द यूपीएससी कोड। यूपीएससी कोड को यूज करते हुए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट द 50% डिस्काउंट। अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट रेलेवेंट मटेरियल जो लेक्चर्स हैं मैंने खुद ही बनाए इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के। सिमिलरली आप मिशन यूपीएससी 2022 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अंदर 500 डेज का कंटेंट जो है रेगुलर बेसिस पे असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें अभी हमारे पास टाइम है 2022 के लिए, तो इसमें मेंस की भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी जाएंगी यहाँ पर। तो एज पर योर कन्वीनियंस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो 2021 सब्सक्राइब करिएगा, अगले साल दे रहे हैं 2022 करिएगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर मेरे पास 2-3 घंटे का टाइम है, लेकिन उसके अलावा मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता हूं। अगर आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, दिन में सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, हो सकता है आप काफ़ी हैक्टिक जॉब कर रहे हैं या फिर हाउस वाइफ हो, टाइम नहीं मिलता है, देन आप 100 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वही कवर करी गई हैं, उसके अलावा आपको कोई PDF वगैरह इसमें नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको MCQs प्रैक्टिस कराया जाएगा और जो मेरे वीडियो लेक्चर्स है वो आपको दिए जाएंगे, ताकि 100 डेज में जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी जा सकती है वो आप कवर करके अपनी पासिंग की जो प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सके। तो एज पर योर कन्वीनियंस जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको सूट करता है, उसी सीरीज को आप लीजिएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप दिन में 2-3 घंटे दे सकते हैं और थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, तो 200 डेज की सीरीज अभी तक की बेस्ट सीरीज है। अगर 2021 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, 22 के लिए दे रहे हैं, तो आप 500 डेज का प्लान ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 विज्ञान ज्योति स्कीम को लेकर है, पूछा गया विज्ञान ज्योति स्कीम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, अच्छा ठीक है, हो सकता है। सेकंड, इट्स इंटेंशन इज टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द मेरिटोरियस गर्ल इन हाई स्कूल टू परस्यू स्टेम। आप जानते हैं कि स्टेम के अंदर जो लड़कियों की, महिलाओं की भागीदारी है वो कम है, जो फीमेल है उन पहली बात तो एडमिशन ही नहीं लेती हैं, और एडमिशन लेने के बाद ज़्यादा उस स्टडी को परस्यू नहीं कर पाती। स्टेम एरिया आपको पता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड इवन मेडिसिन को भी अब काउंट किया जाता है इसके अंदर। उसके अंदर भागीदारी को बढ़ाना है। द प्रोग्राम विज्ञान ज्योति एम्स टू टैप 100 गर्ल स्टूडेंट इन 550 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 2020 टू 2025। तो यहाँ पे कितने गर्ल स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, ताकि उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लाकर काफी अच्छे लेवल तक पहुंचाया जाए स्टेम एरिया के अंदर, वो भी यहां पर बात करी गई। नाउ दिस स्कीम इज फॉर गर्ल्स ओनली, ये मैं आपको हिंट दे देता हूं।
पीआईबी के अंदर ये मेंशन किया गया था विज्ञान ज्योति स्कीम के बारे में। नाउ लेट्स सी कितने लोग इसे करेक्ट कर पाते हैं। आई एम चेकिंग द आंसर, लेट्स सी। गौरव साहब पूछ रहे हैं नहीं अभी से सारे, क्योंकि वहां पे हमारा दिसंबर तक का सिलेबस कंप्लीट हो गया, दैट्स वाई वहां पे उसे कंप्लीट किया गया। नाउ पिछला एक साल का आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर मिलेगा, वो प्लीज देख लीजिएगा। एचआरडी मिनिस्ट्री है आई थिंक, ऐसा कह रहे हैं संजीव द्विवेदी। ओके, विमल राज ने करेक्ट आंसर किया, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मैंने आपको आंसर बता ही दिया यहाँ पे, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करी जा रही है, किसको? लेवल प्लेइंग फील्ड आपको प्रोवाइड करी जा रही है गर्ल चाइल्ड को, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें मेडिसिन को भी जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे ऐड कर सकते हैं। और जो नंबर ऑफ गर्ल्स को यहाँ पे टैप करने की, एनर्जी टैप करने की बात करी गई है अगले 5 सालों के लिए, वो भी 550 डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल करेक्ट करी गई है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दिस इज सेक्रेटरी डीएसटी, जैसे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लेकर, सो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीटी है, मोर स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके अंदर एसोसिएटेड है। बहुत बार लग सकता है, मैं इसलिए कहता हूँ कि यूपीएससी कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं पूछेगा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर किया जा सके, वो ऐसी ही चीज़ें पूछेगा जहाँ पे आपको पता है कि कोई गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात हो रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहुत से लोगों को लग सकता है, और यहाँ पे अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे दिया जाएगा यूपीएससी के द्वारा तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस बने रहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर है। पूछा गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट आपको बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसको अंडरलाइन करें सबसे पहले तो, क्योंकि यहां पर इसको लेकर भी गलती हो सकती है। अंडर दिस द लोन्स आर बेसिकली फॉर पीपल हैविंग अ बिजनेस प्लान इन अ फार्मिंग सेक्टर, तो यहाँ पे जो लोन्स दिए जा रहे हैं वो फार्मिंग सेक्टर के लिए दिए जा रहे हैं, हो सकता है। और सेकंड कह रहे हैं अंडर द मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट 10 लाख, यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट है वो कितनी है? 10 लाख की रखी गई है। मुद्रा हैज क्रिएटेड 3 प्रोडक्ट्स नेमली शिशु किशोर तरुण टू सिग्निफाई द स्टेज ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ पे 3 लेवल पे जो लॉन्स हैं वो भी आपको दिए जा रहे हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर जिक्र था, आई जस्ट वांट टू सी द आंसर्स। क्या ये फार्मिंग सेक्टर के लिए हैं, क्या 10 लाख की लिमिट है, क्या है इसके अंदर? सोचिए। ओके, सी आंसर कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग। विमल राज ने करेक्ट आंसर किया है, रुबीना ने करेक्ट आंसर नहीं, दीपिका ने करेक्ट आंसर किया है यहाँ पे, अवनीश का आंसर करेक्ट हो जाता है, शहराज अहमद का आंसर करेक्ट है। चलिए रमन आर्य का आंसर भी करेक्ट हो जाता है, संजीव ने करेक्ट आंसर किया। चलिए ठीक है, बिल्कुल सी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है नाउ PMMY, इट इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन April 8। देखिए ईयर याद रखना जरूरी है अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज ज्यादा जरूरी बस एक आइडिया होना चाहिए यूपीएससी के लिए। तो आपको 2015 में से लॉन्च किया गया था फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 लाख, 10 लाख रुपए तक के लोन इसमें दिए जाते हैं टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे एसएमएज एमएसएमईज के लिए है ज़्यादातर ये जो लोन्स दिए जाते हैं, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, नॉन फार्म सेक्टर के लिए। हैंस द फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। यहाँ पे जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है वो 10 लाख की रखी गई, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसके अंदर 3 लेवल है, शिशु किशोर एंड तरुण। यहाँ पे शिशु किशोर तरुण के अंदर अलग से एक लिमिट दे रखी है कि किस शिशु के अंदर कितनी मॉनेटरी लिमिट है, किशोर के अंदर कितनी है, तरुण के अंदर कितनी है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितनी कितनी लिमिट है इसके अंदर। थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? आपको इनकरेक्ट बताना था, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 IUCN स्टेटस को लेकर आप जानते हैं कि हर लेक्चर के अंदर हम कोशिश करते हैं एक स्पीसीज को कवर किया जाए, ताकि वो 1-2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर वो आपके गलत ना हो। स्पीसीज को लेकर एट द सेम टाइम वही स्पीसीज को कवर किया जाता है जो न्यूज में होते हैं, और मैप रिलेटेड क्वेश्चन भी एक आपसे पूछा जाता है। नाउ यहाँ पे IUCN स्टेटस स्नो लेपर्ड का पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएं। आउटलुक इंडिया जो है मैगजीन आपकी, उसके अंदर ये मेंशन किया गया था, एक न्यूज़ थी कि एक स्टडी करी गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर स्नो लेपर्ड्स के ऊपर, और ये पाया गया कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डैश स्पीसीज है। ये डैश क्या है वो मैंने आपको बताऊंगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काजा के अंदर उन्होंने मोटर रैलीज जो कभी यहाँ हुआ करती थी काजा के अंदर, उसको बैन कर दिया गया सेंचुरी एरियाज के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि मोटर रैलीज अगर कराई जाएंगी तो कहीं ना कहीं स्नो लेपर्ड को नुकसान हो सकता है। स्नो लेपर्ड ऑल्सो नोन एज बेसिकली इसे पेंथेरा उनीसिया भी कहा जाता है, एक लार्ज कैट है, नेटिव टू माउंटेन रेंजेस, ठंडी जगहों पे पाया जाता है। आपको इसका IUCN स्टेटस बताना है। वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन देखी जाए पूरी दुनिया के अंदर तो 10,000 से कम इनकी पॉपुलेशन है, और ये कहा जा रहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, और आगे ये डिक्लाइन भी होने वाली है 10% बाय 2040 तक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा
कि 2040 तक इसकी पॉपुलेशन 10% डिक्लाइन होने वाली है। जल्दी से आप मुझे आंसर करें, क्या आंसर हो सकता है इसका। ओके, तो गौरव साहा ने करेक्ट आंसर किया है। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे गौरव साहा के अलावा मुझे आंसर और किसका करेक्ट दिख रहा है, अर्चना यादव ने करेक्ट आंसर कर दिया है। चलिए, रविंद्र का आंसर भी करेक्ट है और वल्नरेबल अवनीश ने भी लिखा है, गौरव ने भी लिखा है। ठीक है, चलिए, सो वल्नरेबल इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या बात हो रही है। नॉर्थ चैनल जॉइंट विच ऑफ द टू बॉडीज, तो नॉर्थ चैनल किन दो बॉडीज को कनेक्ट करता है। मैप पे तो मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट राइट नाउ टेल मी किन दो बॉडीज को नॉर्थ चैनल ज्वाइन करता है। सोचिए, टैस्मन सी, साउथ सी को, अराफुरा सी, गल्फ ऑफ पापुआ को, आयरिश सी, अटलांटिक ओशन को, रेड सी या फिर गल्फ ऑफ ईडन को। जल्दी से बताएं, आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पे वही बच्चे आंसर कर पाएंगे जिनको पता है कि मैप में कौन सी जगह कहां लोकेट करते हैं, जिन्होंने अपने रूम में मैप्स लगाए हुए हैं। मैंने आपको बार बार बताई है ये चीज कि प्लीज लगाएं, प्लीज लगाएं। एक एक दिन करके पूरा साल बीत जाएगा, लेकिन नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो आपके कंपेटिटर का ठीक होगा वो आपका ठीक नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, अपने वॉशरूम में लगाएं, अपने रूम में लगाएं, जहां भी हो एक ना एक मैप जरूर लगाएं। चाहे तो अपने एटलस को ही लगा सकते हैं यहां पर। चलिए, जल्दी से बताएं मुझे आंसर्स नहीं दिख रहे हैं आपके। ओके, काफ़ी सारे लोगों ने आंसर किया है। यहाँ पे संजीव का आंसर करेक्ट हो जाता है और रविंद्र का आंसर करेक्ट है, गुड। रंजीत कुमार ने काफ़ी देर के बाद आंसर किया है, बट यस करेक्ट आंसर, और टॉपर भी रह चुके हैं अनअकैडमी के ऊपर हमारे ये। अंशुल ने करेक्ट आंसर किया है, देन अवनेश ने करेक्ट आंसर किया है, शकीला ने भी यहाँ पर करेक्ट आंसर कर दिया है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज आयरिश सी एंड अटलांटिक ओशन। ध्यान रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आज की जो मैप रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस इज द नॉर्थ चैनल एंड दिस इज द आयरिश सी। चलिए, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर से। मैंने आपको बताया है कोई भी चीज न्यूज में है तो कहीं ना कहीं वो आपसे पूछी जाएगी आपके स्टैटिक पोर्शन से भी। तो क्लासिकल डांसेस जो हैं, अभी एक कलिंगा महोत्सव जो है वो चल रहा है और उड़ीसा के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वहाँ पे कुछ इस तरीके के डांसेस के बारे में परफॉर्मेंसेस दी गई थी। मैं आपको न्यूज़पेपर में भी दिखाऊंगा कैसे ये मेंशन किया हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर। बट यहाँ पे आपको मिलान करना है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। कुचिपुड़ी कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से, हो सकता है भारतनाट्यम तमिलनाडु से, मयूरभंज चाउ उड़ीसा से। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। सोचिए, विनय तिवारी ने फैंटास्टिकली सबसे पहले आंसर कर दिया है, गुड। ओके, संजीव का आंसर भी आ गया है मेरे पास, शहराज का आंसर आ गया है, करेक्ट है। सत्य प्रकाश ने काफ़ी देर के बाद आंसर किया है। रंजीत का आंसर करेक्ट है। नीतू हमारे एनरोलमेंट सब्सक्राइबर हैं, इनका भी आंसर करेक्ट है। दीपिका का आंसर भी करेक्ट हो जाता है। सो कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु बिल्कुल ठीक है। मयूरभंज उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे क्लासिकल डांस फॉर्म को धोली कलिंगा महोत्सव जो है, आप जानते हैं आदि महोत्सव तो चल रहा है, यहाँ पे उड़ीसा के अंदर धोली कलिंगा महोत्सव जो है वहां पर इसे परफॉर्म किया गया है। हेंस यहाँ पे जो वेरियस डांस फॉर्म्स हैं उनका जिक्र किया गया था, न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन भी किया गया था। चलिए, मैं अभी 2 मिनट में आपको क्विकली इसे रिवाइज कराऊंगा और फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। और आज मेंस के 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि कल मैं आपसे नहीं पूछ पाया, तो उसके बदले में 2 क्वेश्चन आज रहने वाले हैं। इंटरव्यू का भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं उसका आंसर करूंगा ना, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि क्यों वो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा और क्यों वो क्वेश्चन बनाया। तो आप जैसे ही अभी क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन पर्पस के लिए, उसका जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिएगा। मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले भी कर सके तो भी अच्छी बात होगी। तो जल्दी से मुझे बताएं, मतवा सेक्ट जो है वो पॉलीथिज्म में बिलीव करती है या फिर मोनोथिज्म, पी या एम, दोनों में से एक जल्दी मुझे बताएं। मैंने आपको बताया था CAA के अंदर इनको इंक्लूड किया जाएगा। हरिचंद ठाकुर जो है वो यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, हरिचंद ठाकुर इनके फाउंडर हैं, 1860 में फाउंड किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मोनोथिज्म इज द बिलीफ सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमित और रविंद्र ने करेक्ट आंसर कर दिया। तो मैं आपको रिवीजन के टाइम पे भी देख रहा हूँ कौन कौन करेक्ट कर रहा है, तो प्लीज आंसर जरूर करिएगा। इसके बाद BEPS के बारे में जिक्र हुआ था हमारा। BEPS कौन लेके आया, IMF है क्या या कोई और इंस्टीट्यूशन है, जल्दी बताएं मुझे। USTR DST के अंदर हमें क्वेश्चन किया गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इक्वल स्टेटमेंट, एक इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दे रहे हैं यूएस कंपनीज को, इसी वजह से जिक्र था। और BEPS के अंदर यही होता है, जो कंपनीज आती हैं वो हमारी कंट्री के टैक्स स्ट्रक्चर को मिसयूज करती हैं और फिर अपना टैक्स बचा के वापस अपनी कंट्री में चली जाती हैं। वोडाफोन का केस जो है वो अभी भी हमारे सामने जाहिर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, USTR BEPS इससे रिलेट करता है। अभी यहाँ पे OECD मत भूलेगा, इट इज लॉन्च्ड बाय OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। नंबर 1 पे डिजिटल इकोनॉमी है, एक्शन नंबर 1, ध्यान रखिएगा।
यूएसटीआर के बारे में मुझे बताइएगा कि इंडिया को डेवलपिंग नेशन कंसिडर किया जाता है, येस या फिर नो। सिंपल आंसर है येस या नो, जल्दी से मुझे बताएं। सेक्शन 301 के हिसाब से ऐसी कंट्रीज जो यूएस कंपनीज के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करती हैं उनको यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है, और जिसमें इंडिया का नाम भी लिया गया है कि आपका टैक्स स्ट्रक्चर जो है पूरी दुनिया के टैक्स स्ट्रक्चर से इनकंसिस्टेंट है, तो आप इसकी इसमें जवाबदेही बनती है। अगर बात करी जाए इसके अंदर, यहाँ पे गौरव साहा ने कहा है कि यस, कि क्या यहाँ पे डेवलपिंग नेशन कंसिडर किया जाता है, बट नहीं गौरव प्लीज इसे करेक्ट करें। आशुतोष ने करेक्ट आंसर किया नहीं, हमें नहीं कंसिडर किया जाता। देन सिंपी ने भी करेक्ट आंसर किया, राजेंद्र का आंसर भी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए, तो काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं और उनके मैसेज मुझे दिखाता है कि हाइड होके, जब आप किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स लिखते हैं ना, जैसे आपने ए 4-5 बार लिख दिया, बी 5 बार लिख दिया, सी इस तरीके से आंसर लिखते हैं, तो आई थिंक यूट्यूब के अंदर वो ऑटोमेटिकली उसे हाइड कर देता है। तो कोशिश करें ABCD जब लिखे तो सिंगल टाइम लिखे, ताकि आपका कमेंट जो है वो आपको भी शो हो और बाकी लोगों को भी शो हो। देन कोर सेक्टर के बारे में जिक्र हुआ था, जल्दी से मुझे बताया हाईएस्ट वेट किसका है। टोटल कंपोजिशन 40.27 देखी जाती है आईपी के अंदर, और इसके अंदर कोर सेक्टर्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम वेट फर्टिलाइजर का था, 8 कोर सेक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा वेट जल्दी से मुझे बताएं किस किस का, आई जस्ट वांट टू सी किस किस को याद है ये चीज़, जल्दी से बताएं क्या था वो। PIB से न्यूज़ बनाई हुई थी, याद आ रहा है क्या? ओके, जल्दी से बताएं। ओके, पहला आंसर जो मुझे मिला है रुबीना का मिला है। देन सत्य प्रकाश का आंसर करेक्ट है, यस। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स मत भूलिएगा, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अब तो 2-3 बार पढ़ लिया हमने। जल्दी से मुझे बताइएगा कि ये जो WSTS जो था 20th एडिशन ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, किसका फ्लैगशिप इवेंट है ये, जल्दी से ये चीज़ मुझे आंसर में बताइएगा। और हेडक्वार्टर इसका बताना चाहें बता सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। हमारी काफ़ी तारीफ करी गई है, UN डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद ने एड्रेस किया था इनॉग्रल सेशन WSTS का, और इंडिया के जो एफर्ट्स है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर वो काफ़ी सराहे गए हैं, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। WSTS टेरी करेक्ट आंसर है, यहाँ पे नीतू का आंसर करेक्ट है, रुबीना गौरव का आंसर करेक्ट है, संजीव का आंसर पिछले क्वेश्चन को लेकर करेक्ट है, आशुतोष का आंसर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए गुड। इसके बाद डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर विज्ञान ज्योति स्कीम के बारे में डिस्कशन हुआ था। विज्ञान ज्योति स्कीम के बारे में जल्दी से मिनिस्ट्री का नाम बता दें, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा गलती आप कर रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भूल जाइए, वो नहीं आएगा। डिपार्टमेंट का नाम चाहे तो बता सकते हैं मुझे। स्टेम को लेकर लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के अंदर एक बेसिकली लड़कियों के सामने एक ग्लास सीलिंग रहता है, उनको नहीं आने दिया जाता है। बेसिकली क्या है कि उनको साइकोलॉजिकल तौर पे कहा जाता है कि लड़कियां थोड़ा इंजीनियरिंग करती है, लड़कियां थोड़ा मैथमेटिक्स करती है। लेकिन अगर आप देखें पूरी हिस्ट्री भरी हुई है जहां पे मैथमेटिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर लड़कियों को गोल्ड मेडल भी मिले हैं और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी। आज की बात नहीं है, अगर पिछले 100 साल का इतिहास उठा के देखेंगे वहां पर भी आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, मुझे सही आंसर लग रहा है सबा खान का, अंशुल का आंसर करेक्ट है, शकीला का आंसर करेक्ट है, नीतू का आंसर, अवनीश का आंसर, अवनीश को करेक्ट करना चाहिए, अवनीश ने अभी भी इनकरेक्ट लिखा है, प्लीज़ करेक्ट करिएगा उसे। देन मैंने नॉन करेक्ट के बारे में पूछा था, तो जल्दी से मुझे जो यहाँ पर लिमिट दे रखी है, क्रेडिट लिमिट, वो बताइएगा। मैंने आपको ये बताया था कि मुद्रा स्कीम जो है 2015 में लॉन्च करी गई थी, और इसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, और साथ ही साथ नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म सेक्टर, माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर लोन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 10 लाख की, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है आपके लिए। चलिए, IUCN स्टेटस के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी जो मोटर रैली है उस पे ऊपर बैन लगाया गया है, क्योंकि स्नो लेपर्ड की संख्या कम हो सकती है, और ऐसा भी बताया गया 2040 तक 10% फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हमारा आंसर था वल्नरेबल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डोली का आंसर करेक्ट हो जाता है, और देन गौरव ने तो तीनों के तीनों ही आंसर बता दिए। यही चीज़ मैं आपसे चाह रहा था कि प्लीज़ इस तरीके से आंसर करिएगा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था नोट चैनल को लेकर, किन किन 2 एरियाज को कनेक्ट किया जाता है, जल्दी से मुझे बताएं 2 एरियाज कौन कौन से जिनको कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आयरिश सी एंड अटलांटिक ओशन है। और देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैंने आपको मैच द फॉलोइंग दिया था, जल्दी से मुझे बताइएगा भरतनाट्यम कहाँ से है, कुचिपुड़ी कहाँ से है, मयूरभंज कहाँ से है, मयूरभंज चाहू कहाँ से है। इनमें से कोई एक भी मुझे बता सकते हैं तो भी चलेगा। रमन आर्या ने करेक्ट आंसर किया है, ओके गुड। अंशुल, संजीव करेक्ट आंसर है, रूपा शर्मा का आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए गुड, यहाँ पे हमारा तीनों ही करेक्ट थे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मयूरभंज चाहू उड़ीसा से है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। अभी मार्क्स मत बताइएगा, मैं पूछूंगा आपसे मार्क्स आपने कितना स्कोर किया है, एंड आई ऑल्सो सी कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। MDR के बारे में मैंने आपसे पूछा था, मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में मुझे जरूर बताइएगा 1 लाइन के अंदर क्या हो सकता है MDR। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, बट स्टिल आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर नहीं किया था, बट मुझे लगता है कि अभी आप चाहें तो गूगल करके इसका आंसर करें, बट करिएगा जरूर 1 लाइन के अंदर। देन
हाउ इंडिया कैन कैपिटलाइज अपॉन इट्स सॉफ्ट पावर। आप जानते हैं कि हार्ड पावर क्या होती है, सॉफ्ट पावर क्या होती है। सॉफ्ट पावर के ऊपर हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए, एनालाइज करना है 150 वर्ड्स के अंदर। डू यू थिंक इंस्टेड ऑफ 2.5 फ्रंट इंडिया इज फाइटिंग अ 3 फ्रंट वॉर? कमेंट। देखिए कभी बात करी जाती थी, इवन मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते थे कि हम 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, जिसमें 2 फ्रंट कौन कौन से कहे जाते थे? 2 फ्रंट कहे जाते थे इंडिया और पाकिस्तान, हाफ फ्रंट कहा जाता था हमारी कंट्री के अंदर ही हमारी एक जो लड़ाई चल रही है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया इज नॉट फाइटिंग 2.5 फ्रंट वॉर, वी आर फाइटिंग द 3 फ्रंट वॉर। अब वो 3 फ्रंट कौन कौन से? आपको फ्रंट तो वही है, लेकिन जो हाफ फ्रंट था वो अब हाफ फ्रंट नहीं रहा है, वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि किस तरीके से आंसर आपको लिखना है। तो ये जो 2 मेंस के क्वेश्चन है मैंने आपको दे दिए, कल का मिस हो गया था, तो ये प्लीज आंसर करिएगा। नाउ इंटरव्यू का जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जो आप इंटरव्यू के ग्रुप में ऑडियो रिकॉर्ड करके आंसर करेंगे। नाउ डेज पीपल बिकम इनटॉलरेंट व्हेन यू डिसएग्री विद देम। आज के दिन में देखिए, अगर आप किसी से डिसएग्री भी कर जाते हैं ना, वो इंटॉलरेंट हो जाते हैं, वो आपको ना ही सिर्फ काउंटर करेंगे विचारों से, मतलब कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि इवन वो वायलेंट भी हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक अच्छी डेवलपमेंट नहीं मानी जा सकती। लेकिन आपका क्या विचार है इसके ऊपर कि आज के दिन के अंदर डिसएग्री होने पर भी ना लोग वायलेंट हो जाते हैं, इवन फिजिकल अब्यूज के अंदर भी वो लोग आ जाते हैं। तो आपका क्या सोचना है इसके ऊपर? मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक रियल लाइफ एग्जांपल, आपको सुन के आश्चर्य भी होगा, और इस तरीके के एग्जांपल मैं भी आपसे चाहूंगा कि आप भी जरूर इकट्ठे करें, क्योंकि ये चीजें इंटरव्यू में जब आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते हैं ना, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, और वो चीजें आपको याद नहीं रखनी पड़ती, वो आपको याद रहती हैं ऑटोमेटिकली। एक्सपीरियंसेस कभी भी याद नहीं करने पड़ते, देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई जब आप उनको बोलते हैं, एक इमोशन के साथ आप उसको बोल सकते हैं, और वो चीज़ इंटरव्यू के अंदर काफ़ी अच्छी रहती है। चलिए, तो यहाँ पे सेकंड चैनल के ऊपर 9 PM लेक्चर रहने वाला है। वैसे मैं आपको पूरा जो एक शेड्यूल है वो देने वाला हूँ, कितने कितने बजे कहाँ कहाँ पर लेक्चर रहेगा। जो 2 हमारे चैनल्स हैं, मेंस का चैनल ये है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंटरव्यू का चैनल दूसरा है। मेंस का आंसर यहाँ पे सबमिट करें, इंटरव्यू के आंसर यहाँ सबमिट करें। काफ़ी मेच्योर पॉपुलेशन है यहाँ पर, जो एस्पिरेंट्स हैं काफ़ी अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। जो हमारे विनर हैं अमन राय हैं, उन्होंने करेक्ट आंसर दिया था लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था। अब जल्दी से मुझे अपने आंसर्स में बताएं, अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कितना कितना आपने स्कोर किया है, जल्दी से बताएं। देखिए 8 से 10 का एक्सीलेंट ब्रैकेट था, 6 से 7 का गुड ब्रैकेट था। जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन के अंदर मार्क्स लिख के बताएं, सो दैट मैं देख सकूं। गौरव साहा ने एक फैंटास्टिक एक्सीलेंट ब्रैकेट में स्कोर किया, 9 का स्कोर है। सबा खान ने 5 का स्कोर किया, कोई बात नहीं, आप इंप्रूव जरूर करिएगा सबा। नीतू का स्कोर भी एक्सीलेंट ब्रैकेट में 8 का स्कोर किया। रुबीना ने 4 का स्कोर किया, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन अंशुल ने 8 का स्कोर किया, आशुतोष का 8 का स्कोर है, विमल ने 9 का स्कोर किया है, संजीव 8 का स्कोर है, अमित 8 का है, रमन आर्या इंप्रूव कर सकते हैं, 4 आउट ऑफ 4 है। वैसे उन्होंने लगता है कि लेट ज्वाइन किया था तभी 4 आउट ऑफ 4 है यहाँ पे। विनय का स्कोर भी अच्छा है, अर्चना ने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। 5 में से 4 क्वेश्चन करेक्ट करें, चलिए गुड। तो यहाँ पे संजीव राजेंद्र अपना अपना स्कोर लिख रहे हैं, जगदीश ने भी स्कोर लिखा है। अच्छा है, चलिए देखिए 6 की कट ऑफ रखी गई थी, 6 अच्छी से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। लेस देन 6 स्कोर किया है तो दोबारा से इसे 1 घंटे में रिवाइज करिएगा, और अगर 6 या 6 से ज़्यादा भी किया तो अभी 24 घंटे में एक बार रिवीजन करना जरूरी है, अदरवाइज हमारा जो ब्रेन है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को लूज कर जाता है। टेलीग्राम के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, अदरवाइज नेटमॉक सर्च कर लीजिएगा, आपको सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, उसके बाद ऑल बटन को प्रेस करिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टेक्स्ट बुक पे आज हमारा 2:30 बजे लेक्चर होने वाला है। नया चैनल वहाँ पे यूट्यूब का लॉन्च किया गया है टेक्स्ट बुक के द्वारा, वहाँ पर मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी जो है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताने वाला हूँ। 2:30 बजे ये लेक्चर होगा यूट्यूब के ऊपर। मैं आपसे टेलीग्राम के ऊपर लिंक जो है वो भी शेयर करूंगा, ताकि जो पूरे 1 साल की स्ट्रेटजी जो है वो आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अभी जो 3 महीने बचे हुए हैं उसको आप किस तरीके से 4 महीनों को यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, हैव अ नाइस डे।